हेलो फ्रेंड्स, द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरी हर कहानी की तरह आज की कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, राजेश खन्ना को तो इंडिया में कौन ही नहीं जानता है। वो 60s और 70s के एक बहुत ही सुपरस्टार, मेगा स्टार थे बॉलीवुड के। लेकिन दोस्तों, बाद में 80s 90s फिर 2000s में उनका जो एक्टिंग करियर था वो पूरी तरह से गिर गया था। लेकिन 2008 में राजेश खन्ना की एक आखिरी फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था वफा। और इस फिल्म में राजेश खन्ना के ऑपोजिट एक एक्ट्रेस ने काम किया था। उस एक्ट्रेस का नाम था दोस्तों लैला खान। और आज की जो कहानी है ये इसी लैला खान के ऊपर है। लैला खान जो एक्ट्रेस थी दोस्तों, वो B-C ग्रेड फिल्मों में काम करती थी और बॉलीवुड में भी छोटे मोटे रोल्स में ही काम करती थी। और ये जो फिल्म थी वफा, वो उसकी पहली बड़ी फिल्म थी। अब ये जो बॉलीवुड की हीरोइनें होती है दोस्तों, इनकी लाइफस्टाइल बहुत ही चकाचौंध से भरी हुई होती है, लेविश लाइफस्टाइल होती है। तो इस तरह से इस लैला खान की भी लाइफस्टाइल उस तरह की थी और बहुत ही यंग लड़की थी, तो उसका जो फ्यूचर था बहुत ही ब्राइट था। लेकिन दोस्तों, अचानक से 2011 में ये सब उसके लिए एक दिन अचानक से ख़त्म हो जाता है। सन 2011 में February 9 ये दिन उसके ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा अंधेरा लेके आता है। इसी दिन वो और उसके परिवार के 5 और लोग, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी, वो अपने महाराष्ट्र के एक जगह में, उसका फार्म हाउस था, वहाँ पे पार्टी कर रही थी। लेकिन 9 फरवरी 2011 के बाद इन 6 के 6 लोगों को कभी किसी ने नहीं देखा। अचानक से ये जैसे कोई हवा में गायब हो जाता है, उसी तरह से ये पूरा परिवार ही गायब हो गया था। और लैला खान फिर दोबारा फिल्मों में तो क्या, असल ज़िंदगी में भी किसी को नहीं दिखी। अब दोस्तों, लैला खान तो फिल्मों की हीरोइन थी, लेकिन उसकी जो माँ थी जिसका नाम था सेलिना पटेल, कहा जाए तो इस कहानी की एक्चुअल हीरोइन, एक्चुअल एक्टर उसकी माँ सेलिना पटेल थी। और ऐसा क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। लैला खान की माँ सेलिना पटेल ने सबसे पहले एक आदमी से शादी की जिसका नाम था नादिर शाह पटेल। और नादिर शाह पटेल से उसके 4 बच्चे हुए, जिसमें से एक लैला खान भी थी, यानी कि लैला खान नादिर शाह की बेटी थी। उनकी शादी ऐसे चल रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, तो सेलिना पटेल है, उनको एक और आदमी से प्यार हो गया। और उस आदमी का नाम था आसिफ शेख, जो कि मुंबई का एक बिल्डर था, मतलब बिजनेसमैन था, काफ़ी पैसे वैसे थे उसके पास। और फिर आसिफ शेख के साथ उनका प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। और इस शादी के बाद या उससे पहले नादिर शाह के साथ सेलिना पटेल का डिवोर्स हो गया था। लेकिन दोस्तों, जब इनका रिश्ता चल ही रहा था आसिफ शेख के साथ, पता नहीं क्या हो गया कि सेलिना पटेल को फिर से एक आदमी से प्यार हो गया। और उस आदमी का नाम था परवेज टाक, जो कि एक कश्मीर का रहने वाला था, एक कश्मीरी था। तो दोनों के बीच में प्यार हो गया, रिलेशनशिप शुरू हो गया। और जब इनका रिलेशनशिप चल रहा था तब सेलिना पटेल कुछ शायद 50-55 ईयर्स की एज की होगी, और जो परवेज ताक था वो काफ़ी यंग था, मतलब 35-40 इतने का होगा। वो दोनों के बीच का प्यार इस तरह का था कि आसिफ शेख को, यानी कि उसके पति को बताए बिना या फिर डिवोर्स दिए बिना ही इन दोनों ने शादी कर ली थी। तो फिलहाल तो दोस्तों इन लोगों की ज़िंदगी ऐसे चल रही थी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में सबसे बुरा मोड़ आने वाला था 9 फरवरी की रात 2011 में। उस दिन जो लैला खान है उसका एक फार्म हाउस होता था महाराष्ट्र के इगतपुरी नाम की एक जगह में, जो कि मुंबई से 126 किलोमीटर की दूर पर था। एक हिल में उनका एक फार्म हाउस था, काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था, क्योंकि जो ये लैला खान है और सेलिना पटेल जो है, इनका परिवार काफ़ी पैसे वाला परिवार था। सेलिना पटेल के पास मुंबई में ही 2 शायद घर थे, फ्लैट थे, और फिर ये जो फार्म हाउस तो था ही, मतलब काफ़ी करोड़पति लोग थे ये लोग। तो ये पाँचों के पाँचों, यानी कि सेलिना पटेल, लैला खान और उनके और 3 बच्चे, और लैला खान की शायद एक कजिन भी, और साथ में जो उसका तीसरा पति था सेलिना पटेल का, यानी कि परवेज ताक, ये लोग सभी छुट्टियां मनाने के लिए महाराष्ट्र के इगतपुरी जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पे पहुँचे। करीब 30 जनवरी 2011 को वो लोग वहाँ पे पहुँचे। और ऐसा नहीं था कि वो लोग एक साथ पहुँचे, कोई 2 लोग पहले आए, कोई 3-4 लोग बाद में आए। इस तरह से वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए उस फार्म हाउस में, और करीब 1 हफ्ता वो लोग वहाँ पे रुके, पार्टी की, एंजॉय किया वहाँ पे। अब 8 फरवरी 2011 तक तो वो लोग वहाँ पे थे, लेकिन 9 फरवरी से उस फार्म हाउस में कोई भी नहीं था। वो सातों के सातों लोग, यानी कि लैला खान का परिवार और परवेज ताक,
पूरे गायब हो चुके थे, वैनिश हो गए थे पूरा। 9 और 10 तारीख को जो कि ये लैला खान एक एक्ट्रेस थी, तो कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उसके मोबाइल में फ़ोन किया, फ़ोन रिंग भी हुआ। उसके जो असली फादर थे नादिर शाह, उन्होंने भी शायद फ़ोन किया था, लेकिन फिर भी फ़ोन किसी ने नहीं उठाया और 2-3 दिन के बाद वो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब सबसे हैरानी की बात ये दोस्तों कि एक पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया था, लेकिन किसी ने भी इनके गायब होने की पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखाई। मतलब बाद में लिखाई, लेकिन जब गायब हुए थे तभी किसी ने नहीं लिखाई, ना इनके फादर ने ना किसी परिवार वालों ने, क्योंकि परिवार वालों के साथ इनका कोई रिश्ता ही ऐसा नहीं था कि कोई इनके बारे में चिंता करे, इनके बारे में सोचे कि ये लोग कहाँ गायब हो गए, ऐसा कोई था ही नहीं। अब जब बहुत ही लंबे समय तक ये लोग गायब रहे, किसी को कोई भी मालूम नहीं था, तब एक डायरेक्टर थे जिनका नाम था राकेश सावंत, जो कि जो फेमस ये आइटम गर्ल है राखी सावंत के शायद भाई है। उन्होंने फिर थोड़ी बहुत पूछताछ शुरू की कि ये लैला खान का क्या हुआ, अचानक से कहाँ वो गायब हो गई। पड़ोसियों वगैरह से पूछताछ की जो मुंबई में उनके नेबर्स थे, लेकिन कुछ भी नहीं मालूम चला। और तब फिर उन्होंने पुलिस में एक केस दर्ज कर दिया कि ये लैला खान एक्ट्रेस और उसका पूरा परिवार गायब है मुंबई से और कोई भी उनका मतलब अता पता नहीं है। इस बारे में फिर उनके जो असली पिता थे नादिर शाह, जो सेकंड हस्बैंड थी सेलिना पटेल की, आसिफ शेख, उनसे भी काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन उनको भी इनके बारे में कोई भी अता पता नहीं था। और फिर जब पुलिस ने जो तीसरा पति था परवेज ताक, उसके बारे में पूछताछ की तो ये भी मालूम चला कि इस परिवार के साथ वो भी गायब है। करीब इस घटना के 1.5 साल और गुजर जाते हैं, यानी कि 9 फरवरी को ये लोग गायब हुए थे और फिर 1-1.5 साल निकल जाता है। उसके बाद 1.5 साल के बाद दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में एक केस में, एक कोई शायद स्मगलिंग का केस था, उसमें एक आदमी गिरफ्तार होता है। जब पुलिस उसको पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वो आदमी बोलता है कि उसका नाम है परवेज ताक। जी हाँ दोस्तों, वही परवेज ताक जो 9 फरवरी को इस परिवार के साथ गायब हुआ था। अब केस दर्ज था तो पुलिस ने भी 1 और 11 किया, उनको मालूम चल गया कि जो ये केस ओपन है तो ये परवेज ताक भी वही है। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जानकारी मुंबई पुलिस को दी और फिर मुंबई पुलिस ने इस परवेज ताक से पूछताछ की। अब आपको तो पता है कि पुलिस किस तरह से पूछताछ करती है, तो बहुत ही अच्छी खातिरदारी की इस परवेज ताक की मुंबई पुलिस ने। और इस खातिरदारी के बाद जो परवेज ताक है उसने जो कुछ कन्फेस किया, जो कुछ मुंह खोला पुलिस के सामने, वो सुन के पुलिस एकदम दंग रह गई। क्योंकि जिस चीज़ को पुलिस सोच रही थी कि ये सिर्फ एक मिसिंग चीज़ हो सकती है या फिर मतलब इतना बड़ा केस नहीं हो सकता है, वो एक्चुअली 6 लोगों के एक हत्याकांड में बदलने वाला था। 6 लोगों का, वो भी एक ही परिवार के हत्याकांड का। और इस हत्याकांड को मतलब किया था जिस आदमी ने, वो आदमी था ये परवेज ताक। इसी ने दोस्तों, इसने मतलब कन्फेस किया कि उस दिन यानी कि 9 फरवरी की रात को ये परवेज ताक और उसके एक साथी ने मिलकर ये पूरा जो पटेल परिवार था सेलिना पटेल का, इन 6 के 6 लोगों को उन्होंने मारा और उनकी जो लाशें हैं वहीं पे उसी फार्म हाउस के स्विमिंग पूल के पास एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे दफना दिया। फिर पुलिस भी हैरान हो गई इस पूरे कन्फेशन से, क्योंकि ये परिवार भी काफ़ी अमीर परिवार था और मतलब काफ़ी दिन से पुलिस इसकी खोज कर भी रही थी, करीब 1.5 साल हो गए थे। फिर पुलिस इसको यानी कि परवेज ताक को लेके जो इगतपुरी जो फार्म हाउस है वहाँ पे चली जाती है। मीडिया सर्कस हो जाता है, आराम से लोकल्स भी आते हैं, मतलब भीड़ भड़का हो जाता है उस जगह पे। फिर वहाँ पे जाके पुलिस इसको पूछती है परवेज ताक को कि कहाँ पे है लाशें, बता दो। अब इसको पता है, लेकिन ये इतना ही एक शातिर क्रिमिनल था दोस्तों, बहुत ही कनिंग था। वो बार बार पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बहुत बार बयान बदल चुका था। एक बार कह रहा था कि उसने मारा है, एक बार कह रहा था कि नहीं मारा है, एक बार बोल रहा था कि उसने लाशों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, एक बार इधर उधर दिखा रहा था। और उसके बाद मतलब उस दिन ऐसी रात होने वाली थी, उसके बाद तो मतलब खुदाई नहीं हो सकती। फिर पुलिस ने इसकी ऐसी जम के क्लास लगाई कि ये टूट गया। ऐसा पुलिस ने इंट्रोगेट किया इसको, ये पूरी तरह से टूट गया और उसने बता दिया कि जो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे दफना है। फिर पुलिस ने वहाँ पे खुदाई की और खुदाई में फिर दोस्तों जब पुलिस खोदते गई तब उनको लाशें मिलती गई। और वो लाशें तो अभी 1.5 साल हो गया था, पूरी तरह से कंकाल हो गई थी, थोड़े बहुत कुछ बचे हुए थे तो वो सब पुलिस को मिल गए। और उस गड्ढे में दोस्तों
5 औरतें थी और एक जो बेटा था सेलिना पटेल का, यानी कि एक मेल था। तो इन सभी की सभी लाशें उस गड्ढे से मिली। लाशों को इस तरह से लगाया गया था कि एकदम नीचे 3 लाशों को रखा गया था। उसके ऊपर कोई तकिया, खून लगा हुआ जो मैट्रेस वगैरह थे वो सब रख दिया गया था। फिर उसके ऊपर पत्थर डाला गया था और उसके फिर बाद और 3 लाशों को रखा गया था और फिर पट्टा डाल के मिट्टी डाला गया था, ताकि कोई भी जंगली जानवर मतलब आसपास के आके उसको खोद ना सके। कितने मतलब शातिर दिमाग होगा उसका परवेज ता का। सोचिए कि उसने इतना सोच रखा था कि किस तरह से वो करेगा ये सब। तो उसका कहना था कि उसने फिट ऑफ रेज में ऐसा किया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने ये पूरा एक्चुअली प्लान किया हुआ था। तो दोस्तों इसी तरह से जो ये लैला खान है, एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी, उसका तो मौत हुआ ही और उसके पूरे परिवार का भी खात्मा हो गया। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या है, कि किस वजह से ये जो परवेज़ है इसने इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया। अब उसका जो वजह है वो भी काफ़ी लंबा है दोस्तों, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये परवेज़ ताक ये सेलिना पटेल का तीसरा हस्बैंड था, लेकिन उसने पहले तो ऐसा दिखाया कि वो सेलिना को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार का एक्चुअली असली वजह जो था वो सेलिना की प्रॉपर्टी पाना चाहता था। पहले दिन से उसका मकसद यही था कि सेलिना पटेल की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना। और उसके बाद जब इनका शादी हो गया, कुछ दिन गुजर गए, तो सेलिना पटेल को भी धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि इस आदमी ने मेरे से शायद पैसे के लिए ही शादी की है, प्यार किया है। इसलिए वो फिर इसको मतलब बहुत ही हल्के में लेने लगी, इसको डिसरेस्पेक्ट वगैरह करने लगी। ये परवेज़ भी कुछ काम वगैरह नहीं करता था और पूरा ये सेलिना के ऊपर ही डिपेंडेंट था। अब क्या हुआ दोस्तों, सेलिना पटेल जो है वो पता नहीं किस वजह से अपने दूसरे पति के साथ फिर से थोड़ा नज़दीक आ गई। मतलब तीसरे पति के होते हुए वो दूसरे पति के साथ बहुत ही नज़दीक आने लगी, रेगुलर उससे मिलने लगी, उससे बात वगैरह करने लगी। तो ये जो तीसरा पति था तो इसको काफ़ी गुस्सा आता था, इसको बहुत ही मतलब जलन होती थी इस बात से। लेकिन जबकि वो इस पूरे डिपेंडेंट है ये फिनेंशियली सेलिना के ऊपर, इसलिए वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता था। ये जो पटेल परिवार था लैला खान का, उसके इस परिवार के मतलब लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था कि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब इंडिया में इनको नहीं रहना है और ये लोग दुबई शिफ्ट होने का सोच रहे थे। और ऐसा भी चीज़ था कि दुबई में लैला का कोई बॉयफ्रेंड था, तो उसे भी ये लोग शादी कर लेंगे, लैला शादी कर लेगी और ये लोग वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, पूरा का पूरा जो परिवार था। और ये जो परवेज़ था इसको एक्चुअली मालूम चला कि ये पूरा परिवार पूरा प्रॉपर्टी वगैरह जो इनके पास है इंडिया में बेच के चले जाएंगे, और लेकिन इसको कुछ नहीं देंगे, ना इसको लेके जाएंगे। आप सोचिए, उसने मतलब ऐसा सोचा किया दोस्तों, एक्चुअली शायद यही था कि वो लोग इसको इग्नोर कर रहे थे और इस बात से इसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टी, इतना करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचना भी काफ़ी टाइम लगता है, तो जो सेकंड हस्बैंड था आसिफ शेख, वो सेलिना की मदद कर रहा था। परवेज़ को ये सब मालूम था। अब यहाँ तक कि ऐसा हो गया था कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी देना होता है जब आप किसी को प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो वो भी जो आसिफ शेख को दे दिया था सेलिना ने। तो परवेज़ को लगा कि अगर पति मैं हूँ, जो लेटेस्ट पति हूँ वो मैं हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दिया। तो इतना इसको इग्नोर किया गया सेलिना की तरफ से, तो इसके मन में एकदम गुस्सा, रिवेंज भरा हुआ था। और इसको मालूम था कि अगर ये लोग मतलब दुबई निकल गए तो इसके हाथ में मतलब कुछ भी नहीं आएगा, एक पैसा भी नहीं आएगा। बात दुबई जाने की जो बात है वो इतनी आगे बढ़ गई थी कि पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह तक बन गए थे। तो तभी ये जो परवेज़ है उसने प्लान बनाया कि इन लोगों को कुछ ना कुछ करके मतलब ठिकाने लगाना है, इनको मारना है, नहीं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ से मतलब रिवेंज लेना है सेलिना से अपनी जो बेइज्जती का। तो उसने इस प्लान को कामयाब करने के लिए एक आदमी को, जो फार्म हाउस है वहाँ पे चौकीदार लगा दिया, जो आदमी उसके ही गांव का था, कश्मीर से। और फिर जब ये फैमिली ने प्लान बनाया, जिसमें परवेज़ भी शामिल था, तो उन्होंने प्लान बनाया कि फार्म हाउस जाएंगे, ऐसे 1 हफ्ता या 10 दिन वहाँ पे रुकेंगे, पार्टी वगैरह करेंगे। तब फिर ये लोग निकले 2 SUV गाड़ी में, ये लोग मुंबई से वहाँ पे फार्म हाउस की तरफ निकले। और फिर एक जगह पर जो ये परवेज़ है उसने एक लोहे की रॉड भी ले ली। जब इससे पूछा गया कि तुम ये सब क्यों ले रहे हो, तब उसने बोला कि जंगल का एरिया है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ले रहा हूँ। फिर ये लोग 2 SUV में, ये जो 7 लोग हैं वहाँ पे पहुँचे, पार्टी वगैरह की, कई दिन तो पार्टी वगैरह की। लेकिन दोस्तों
जो 9 फरवरी 2011 की रात थी, उस रात में ये लोगों ने काफ़ी पार्टी वगैरह की, शराब पी और नाच गाना भी हुआ। फिर जो लोग हैं वो लोग अपने अपने कमरों में चले गए और जो सेलिना थी, वो परवेज़ उसका हस्बैंड, उसके साथ ग्राउंड फ्लोर के, उस फार्म हाउस के ग्राउंड फ्लोर के अपने रूम में चले गए। वहाँ पे जाके फिर वो दोनों ड्रिंक्स करने लगे और फिर इनके बीच में वही ये प्रॉपर्टी, पैसा, फिर जेलसी, क्यों आसिफ शेख के पास तुम जाती हो, इन सब बातों को लेके काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया। और इसी झगड़े में जो परवेज़ स्टार्क था, वो एक पत्थर या किसी भारी ऑब्जेक्ट से सेलिना के सिर पे वार करता है और उसी वार इतना खतरनाक था, उसी वार से सेलिना की वहीं पे मौत हो जाती है। जब वो चीखती चिल्लाती है, खून निकलता है, तो दूसरे लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे आके देखते हैं कि उनकी जो माँ है वो नीचे गिरी हुई है और परवेज़ हाथ में पत्थर या कोई ये ऑब्जेक्ट लेके खड़ा हुआ है। तब फिर उन सभी लोगों ने मिलके परवेज़ को पीटना शुरू कर दिया। फिर वो लोग उसको पीट रहे थे तो चौकीदार जो था वो वहाँ पे आ गया और वो परवेज़ का ही साथी था। फिर चौकीदार भी वो लोहे की रॉड लेके आया और सब पे हमला करने लगा। दोनों पार्टीज़ के बीच में काफ़ी मारपीट शुरू हो गया और इस मारपीट में फिर ये परवेज़ की पार्टी का ही जीत हुआ और फिर जो जितने भी 6 लोग थे, 6 लोगों को रॉड से मार मार कर इन दोनों ने उन सभी की हत्या कर दी। उनकी हत्या करने के बाद अब लाशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो ठिकाने लगाने के लिए वो लोग जो गड्ढा खोदने लगे, या फिर पहले से ही खुदा हुआ था, तो वहाँ पे इनको, जिस तरह से मैंने आपको पहले बोला, 3-3 करके लाशों को वहाँ पे डाल दिया। शायद इसमें 2 दिन लग गए इन लाशों को ठिकाने लगाने में। फिर उन लोगों ने क्या किया, एक ड्राइवर को कहीं से लेके आए और एक गाड़ी को, जबकि 2 गाड़ी जो मैंने आपको बोला था SUVs लेके वो लोग आए थे, उनमें से एक गाड़ी को कहीं और भेज दिया, इंदौर भेज दिया शायद, और एक गाड़ी को जो परवेज़ का जो चौकीदार था वो चला के कश्मीर चला के ले गया और वहाँ पे कहीं पे उसने उस गाड़ी को ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने, यानी कि परवेज़ स्टार्क और उस चौकीदार ने सबूत मिटाने के लिए यहाँ तक किया कि उस पूरे फार्म हाउस को उन्होंने आग लगा दी और आग लगाने के बाद वो लोग मुंबई भी गए और मुंबई जाके जो फ्लैट था वहाँ पे जाके भी सबूत वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिटा दिया। लेकिन कुछ गलती इस परवेज़ स्टार्क ने भी की, जैसे कि जो लाशों को वहाँ पे डाल दिया था तो गहने वगैरह, जो निशानी वगैरह थे, वो सब कुछ नहीं हटाया था। तो बाद में जब पुलिस को ये लाशें मिली तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल एविडेंस बन गए थे इसके खिलाफ। तो इसी तरह से दोस्तों इस परवेज़ स्टार्क ने, इस एक आदमी ने, इस पूरे जो परिवार था उसका खात्मा कर दिया था। अब इस केस में बहुत सारी और चीज़ें भी थी, टेररिज्म का एंगल भी था दोस्तों इस केस में, क्योंकि जो परवेज़ स्टार्क था, कहा जाता था कि उसका लश्कर तोयबा, ये जो ये आतंकी संस्था है, उसके साथ भी उसके लिंक्स थे। और जो सेलिना पटेल थी और ये लैला खान वगैरह, उनके भी किसी और आतंकी संगठन के साथ उनकी भी जान पहचान थी। तो ये मामला भी हो सकता है। खैर फिलहाल तो दोस्तों परवेज़ स्टार्क अभी पुलिस की हिरासत में है और जो उसका ड्राइवर था उसको शायद नहीं पकड़ पाए हैं, वो अभी भी अंडर रन है। तो दोस्तों यही केस था आज का। और ये केस क्या बोलूँ अब इस केस के बारे में, है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक जो बॉलीवुड की अपकमिंग हीरोइन है उसका इस तरह से खून होता है कि कितना मिस्टीरियस वे से, कि 1.5 साल से एक गड्ढे में है पूरा परिवार। 2 दिन तक मोबाइल भी बचता रहा, लेकिन ये परिवार ही ऐसा शायद था कि किसी को इस परिवार की ना कोई फिक्र थी ना कुछ। अदरवाइज अगर गायब होने के 1-2 दिन बाद ही पुलिस कंप्लेंट की जाती तो आराम से इस परिवार को ढूंढा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 1.5 साल तक फिर जो कातिल था वो ऐसे घूमता रहा आराम से। और एक बात भी है दोस्तों, जो उसकी माँ थी लैला खान की, सेलिना पटेल, वो भी पता नहीं क्यों ऐसा कर रही थी कि एक पति था, फिर सेकंड हस्बैंड, फिर सेकंड हस्बैंड को बोले बिना फिर तीसरे एक आदमी से उसने शादी कर ली। तो इस तरह की चीज़ों से मेरे ख्याल में तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और जब जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर तो इस तरह के हादसे होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और दोस्तों जिस चीज़ में पैसा, जेलसी, प्रॉपर्टी, वो भी करोड़ों की, इस तरह की चीज़ें होती है, तो हादसे होने तो बहुत ही आम बात हो जाती है इन सब चीज़ों में। खैर दोस्तों यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, स्पेशली लाइक तो कीजिए ही। जल्द मिलता हूँ एक और एपिसोड के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।